चुप रहिए, हाँ? शांति से सुन सुनिए, लीजिए, अरे रहिए, सुन लीजिए भाई। पे आ गए आप गुस्से नहीं हो। अरे मैंने सुन आपकी बात लीजिए, ये बात धैर्यपूर्वक नहीं है, सुनी। आप हल्के शांति में पे मेरी कर बात लिए, सुनिए, बकलिए खुदा मत हो कीजिए। गए आप। उठ जाइए, अरे नहीं कुछ तो गालियां मत देखिए, दीजिए। अगर आपको मेरे मन हाँ में ठीक है, पाप लगता बोलिए। है तो आपको मैं दूंगा अरे वैसा ही, हाँ क्योंकि आपके मन में स्वयं में पाप है। और यदि आप भक्ति भाव से देखोगे, सत्यनिष्ठा से देखोगे, तो आपको ईश्वर नजर आएंगे मेरे अंदर ही। हमारी अगर कोई बात भाषा करेंगे नहीं तो बात होती है। करने के तरीके से बात करें। इनके जैसे लोगों को मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं 29 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में जो नोएडा का कार्यक्रम हम लोगों ने डिसाइड किया है, पूरा देश वहां आ रहा है, आप भी सादर आमंत्रित हैं। अभय देव जी, मदन लाल आजाद को मैं लेकर आऊंगा नोएडा कार्यक्रम में। मैं फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम से आश्वस्त करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। हमारा कार्यक्रम आप लोग देखते रहे होंगे, लाग ना लपेट। आज फिर से लाग ना लपेट कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सारा इंडिया के अलावा जितनी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और जब तक से संघर्ष कर रहे हैं मदन लाल आजाद, उसके संयोजक हैं, और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल सारा इंडिया के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोल रखा है। तो अभयदेव शुक्ल जी और मदन लाल आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के लागना लपेट कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद सिंह राजपूत जी। तो पहला प्रश्न मेरा मदन लाल आजाद जी से है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है सारा इंडिया के खिलाफ, ठगी कंपनी के खिलाफ में, एक बहुत तकड़ी चर्चा है और मुझसे भी लोग बोलते हैं कि अभयदेव शुक्ल और मदन लाल आजाद के बीच के जो विचार नहीं मिलते हैं। क्या कारण है जो विचार नहीं मिल रहे हैं आप लोगों के, मदन लाल आजाद जी? राजपूत साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, अब तो विचार मिल रहे हैं 4-5 दिन से, मुझे लग रहा है। अब तो मैं मेमोरेंडम पढ़ रहा था वैदेव शुक्ल जी का और उनके दूसरे साथियों का। अब तो बट्स एक्ट की बात कर रहे हैं ये लोग कि इसको लागू किया जाए, पैसा दिया जाए। तो विचार तो यही है ना कि पैसा मिले, सबका भुगतान हो। तो और उस भुगतान का मार्ग अब एक ही है, बट्स एक्ट। बट्स एक्ट के तहत लोग आवेदन करें, अपना भुगतान लें, चूंकि कानून यही कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बहुत सारे आंदोलन को हम देख चुके हैं राजपूत साहब। हमसे पहले भी लोगों ने आंदोलन किए हैं, सहारा इंडिया का या ये अन्य कंपनियों का जिनका हम आंदोलन कर रहे हैं। ये तो भी ताजे ताजे हुए हैं 2-3 साल से। लेकिन पीएसीएल का आंदोलन आपने देखा होगा, बड़े, और ने उसमें सुसाइड भी किया। और अंततः वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया कि 6 महीने के अंदर भारत सरकार की एजेंसी से भी निवेशकों का पैसा वापस करे, ब्याज समेत। लेकिन वो नहीं हो पाया। सहारा इंडिया के मामले में यही हुआ 2012 में। 3.5 करोड़ निवेशक आज तक भुगतान की बाट देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, जस्टिस अग्रवाल की उसमें अध्यक्षता में कमेटी बनी सहारा इंडिया के मामले में भी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। और बहुत सारे, साईं प्रसाद का मैटर आया, कल्पतरू का इसी तरह का रहा। दुनिया भर के मामले हैं जिनमें लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए या कोई ना कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी गई या ठग कंपनियों से गई। ये बातें होती रहेंगी, हम जिसमें बैठे हैं उसमें थोड़ी बातें हो मैं जाए। उसी पे आ रहा हूँ सर, जी उसी पे आ रहा हूँ राजपूत साहब। जी 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 तो जी। केवल कोई कहे कि जी केवल आंदोलन करने से किसी का पैसा मिल जाएगा, वो भी संभव नहीं है। कोई कहे कि केवल सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का आदेश आने पर पैसा मिल जाएगा, वो भी संभव नहीं है। और कोई मेरी तरह कहे कि साहब केवल बट्स एक्ट के तहत अप्लाई करने से पैसा मिल जाएगा, वो भी संभव नहीं है। पैसा तभी मिलेगा जब हम कानून के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ लोगों को जागरूक बनाएं, एकजुट करें। क्योंकि सरकार साहब वोट से बनती है, और लोकतंत्र में बिना लोगों की सहभागिता के सरकार कभी भी जनता की पीड़ाओं का हरण नहीं करती। जनता की पीड़ा का हरण तब करती है सरकार, जब सरकार को लगता है कि यार हमने अगर इस कानून का अनुपालन नहीं किया या जनता का ये काम नहीं किया तो जनता हमारे खिलाफत करेगी, हमारी बगावत कर देगी हमारे खिलाफ। तो सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग या ठग लोग, वो जनता की बगावत के भय से कानून का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हमारी लड़ाई तो यही थी। अभयदेव जी हों, चाहे एक वो कौन सी है, एक और है ठगनी, हमको नाम याद नहीं रहता उसका, वो भी कहती थी कि नहीं बट्स एक्ट से एजेंट फंस जाएगा। बट्स एक्ट में एफआईआर भले ही एक आध हो गई हो किसी एजेंट साथी के खिलाफ, लेकिन अभी तक जेल शायद कोई नहीं भेजा गया है बट्स एक्ट के तहत। तो हमारा कहना यही था कि बट्स एक्ट की खिलाफत कोई साथी ना करे।
जो बट्स एक्ट की खिलाफत करेगा हम तो उसको ठग मानते हैं, सीधी सी बात है। आज भी कहता हूं मैं इस बात पे अपनी पर कायम हूं, जी अभय देव जी, क्योंकि विदाउट अभय देव जी, मदन लाल जी का कहना है कि बर्ड्स एक्ट के जो खिलाफत करता है वो ठग है, बताइए। देखिए, मैं फाइव राइट को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूं। भाई चरणजीत सिंह, आपको भी पहली बधाई दूं कि आप लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए हम सब लोग निकल के सड़कों पे आने का प्रयास कर रहे हैं और भारत की सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका एक प्रयास है कि जब कोई राजनीतिक पटल देश के लोगों की बात ना सुनता हो, ऐसे में लोग सड़कों पे उतरना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे विचारधाराओं का एक होना बहुत जरूरी। इसमें आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चूंकि मदन लाल जी हमारे साथी हैं, निश्चित तौर पे इनके किए गए कार्यों की मैं प्रशंसा भी करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन कहते हैं कि विचार व्यक्ति के भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जब विचारों में एक जुटता, एक रूपता हो जिसके उद्देश्य के लिए, तो विचारों में इस तरह का कंट्रोवर्सी जिस तरह से विगत 2-3 सालों के अंदर आई हो, मुझे नहीं लगता किसी आंदोलन को सफल बनाने के लिए काफी है। वो निश्चित तौर पे संगठन समूह को कमजोर करता है, और जो जिसके जिसके साथ हम लोग लड़ते हैं, जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं, वो उनका उद्देश्य कमजोर हो जाता है, अगले का पक्ष मजबूत हो जाता है। तो लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि ये कंट्रोवर्सी हुई है। हमारा हमारे साथियों का लक्ष्य बड़ा क्लियर और कॉन्सेप्ट क्लियर था। हमने जिस आंदोलन के लक्ष्य के साथ आंदोलन की शुरुआत करी थी, उसमें सीधा सीधा हमने जो अपने साथियों को के साथ एक आंदोलन की नींव रखी, उसमें मैंने प्रथम दोषी सरकार को माना और इस एजेंडे को लेके चला, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम किसी साधारण व्यक्ति और उसके गुर्गे को पकड़ के उससे लड़ाई करने बेहतर है उसके मुखिया को पकड़ लें। अगर हम मुखिया तक अपनी बात को पकड़ लें और उसको गिरेबान में उसके गिरेबान तक हाथ डाल दें और उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दें, या फिर उससे अपनी बात मनवा लें, ये विजन उद्देश्य और का लक्ष्य होता है। और उस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने रिसर्च किया। इस रिसर्च में हमने पाया कि सरकार दोषी है जिसने उनको लाइसेंस जारी किया है। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर नहीं हो सकता। लोकतंत्रीय देश है ये, इस देश में लोकतंत्र का मंदिर है जिसको हम संसद कहते हैं, और विधानसभाएं हैं। उस विधानसभाओं में हमारे विधायक बैठते हैं, मुख्यमंत्री होता है प्रदेशों में। उन लोगों के बगैर इच्छा शक्ति से इस देश में कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक रूप में चूक हुई है, जिसके कारण देश का अंतिम व्यक्ति आज सहारा से जो पीड़ित है वो खामियाजा भुगत रहा। हम और हमारे साथी जो आंदोलन की शुरुआत किए थे, विभिन्न कोई सोसाइटीज कंपनी को लेके नहीं की। पहला चीज, हमारा जो मुद्दा था वो सहारा से पीड़ित 13 करोड़ इन्वेस्टर और उनके साथ जुड़े हुए 12 कार्यकर्ता, इनको देश में वर्तमान परिस्थितियां जो आज की हैं और विगत 2016 से लेकर 2022 तक, जब से हमने आंदोलन की शुरुआत करी, तब से हमने पाया है कि हम सारे लोगों की पीड़ा, देश के अंतिम व्यक्ति तक की पीड़ा देश के प्रथम व्यक्ति तक पहुंचे, और उस पर न्याय, जो न्याय है, उनको संवैधानिक जो दायरे उनको दिए गए हैं, उनको अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, उन अधिकार का प्रयोग करके किसी भी कीमत पे उन महाभ्रष्ट पापियों को जो संरक्षण है वो बंद हो, और उस संरक्षण के अगेंस्ट उनके खिलाफ कार्रवाई होके देश के निवेशकों का पैसा वापस हो, उनका भुगतान हो। और अबे जी, कितने लोग, अबे जी, यदि लड़ाई सबकी एक है, सबका मिशन एक है, तो एक बैनर तले क्यों नहीं आ पा रहे सारे लोग? देखिए, मैंने जब आंदोलन की शुरुआत किया था तो हम चंद साथी निकले थे, जिसमें नीरज शर्मा, हम और तमाम ऐसे साथी थे जो लखनऊ में इस आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हम पूरे देश में सहारा पीड़ितों की आवाज उठाते हैं और उस विषय पे अपनी बात रखते हैं, उसके कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं को एक मंच पे जागरूक करके लाने का प्रयास करते हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम तय हो गया था कि आप सारे लोग
एक साथ खड़े होइए और आंदोलन की गति को दीजिए। करते करते हमने देश के विभिन्न हिस्से के आंदोलन को छुआ, बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने आंदोलन को बड़ा किया, और उस आंदोलन पे जाते जाते हम लोगों ने फिर दोबारा जब 28 मई को लखनऊ में कार्यक्रम किया, जो सहारा शहर का घेराव था, वहां यह तय हो गया था कि हम सभी लोगों को दिल्ली जंतर मंतर पे जाना है। दिल्ली जंतर मंतर पे डेट भी डिसाइड होके कर दी गई थी, और मदन लाल जी का और हमारा विवाद ही वहीं से शुरू हुआ। हमने और हमारे तमाम साथियों ने, चाहे हमारे इस टीम के बीच में वो लोग थे जिनको हम नीरज शर्मा और विभिन्न ऐसे लोग थे जो से हमारी बीच में लगभग 3 साल पहले भी इस बात की शुरुआत हुई थी। घंटों मदन लाल आजाद जी से बात हुई, घंटों बात होने के बाद मदन लाल आजाद जी से हमने इस बात को रखा था कि क्यों नहीं पूरे देश में हम सभी साथियों को एक साथ एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। जो हमारी बात है, जो आपकी बात है, उस बात के साथ हम सभी लोग एक मंच पे खड़े हों, चाहे आप खड़े होइए चाहे हम खड़े हों। हमारे लिए आंदोलन महत्वपूर्ण है और हमारे लिए उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है कि उसका पैसे का भुगतान हो। जी मदन लाल आजाद, लगातार प्रयास करते रहे। जी मदन लाल आजाद, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसके लिए मैंने प्रयास किया, और प्रयास करने के दौरान हम लोगों ने डेट डिसाइड किया। हम जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि जो संगठन बनते हैं, वो संगठनात्मक ढांचाओं में जो निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय सामूहिक होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है रूपरेखा तय की जाती हो या कोई इतना संबंध घनिष्ठ होता है कि हम अलायंस कर लिए हो। उस समय तक कोई अलायंस नहीं था जिस तरह हमारी बात हो चुकी थी, और हम लोग बराबर पेश भी कर रहे थे। ऐसी कोई बातें इनकी तरफ से निकल के नहीं आ पा रही थी। जब हम लोगों ने इस बात को रखा, तो बल्कि नीरज शर्मा जैसे लोग, जब हम दिल्ली जंतर मंतर पे गए, नीरज शर्मा जी ने हमसे कहा कि निश्चित तौर पे आप उनके पास जाइए, और मैं व्यक्तिगत इनको टेलीफोन करके वहां पे सारी बातें आपके बारे में आपको जानकारी है, देश जानता है इस बात को। हम लोगों ने कहा कि आपका 30 तारीख है और 31 तारीख का जो है, आप 31 को ही हमारी पूरी कमेटी आपके पास आ जाती है और हम सब बैठते हैं, और 31 को 5 में 5, 6, 7 में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पता नहीं उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और आपकी सोच क्या है, हम इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते। अंततः आप कार्यक्रम में नहीं आ पाए। हमारी बहुत सारी बातें करने के बाद बहुत सारे इनके आरोप भी थे, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी थी। हम तो आपके बारे में देश से जानेंगे ना, जो देश की ऑन रिकॉर्ड लोगों की बात जानेंगे ना। चरणजीत सिंह क्या है मैं नहीं जानता। चरणजीत सिंह जब हमसे दिल्ली में मिले तो मैं जान पाया। 5 सालों से 5 से 8 सालों तक से पहले मैं आपको भाई फोन जानता था कि चरणजीत सिंह कौन है, लेकिन चरणजीत सिंह मिला मैं जंतर मंतर के कार्यक्रम के हो जाने के बाद, मैं नहीं जानता था। और जब हमारे आपके बारे में लोग बताने लगे, ब्रीफिंग आने लगी, तो उस बात का एक्सप्लेन करना एक संगठनात्मक रूप से ये था जो निश्चित तौर पे एक विरोधाभास था। जी मदन लाल जी बताइए। जी सवाल करें। अभयदेव सुब्बा जी का कहना है कि हमारा विवाद जंतर मंतर से हुआ था, और जब मैंने वहाँ कार्यक्रम किया जंतर मंतर में, तो मदन लाल जी को मैंने आमंत्रित किया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम पहुंचे नहीं। हम तो कहीं भी आग में भी कूदने को तैयार रहते हैं। राजपूत साहब, आप देख रहे हो, हम दोनों ही युवा थे जब दोनों के मूछें नहीं थी ठीक ठीक से। अब तो सफेदी आने लग गई है दोनों पर। हम तो सदा आग में कूदते रहे, कोई घबराहट कभी आज तक की ही नहीं। लेकिन नेताजी ने ही खुद ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से गड़बड़ हुई सारी। नेताजी ईमानदारी से अपने उस पर जो कहते हैं ना, वो कैसा मेरी लड़ाई भुगतान की है, उस पर आ जाए ईमानदारी और सिद्धांत के साथ। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं तो सुब्रत राय को भी माफ कर दूंगा, वो सबका भुगतान कर दे, कहे कि साहब भुगतान कर रहा हूँ, तो उससे ही किसी व्यक्ति तो लड़ाई है क्या फिर? पैसे दे दे भाई। लड़ाई है क्या? लड़ाई केवल भुगतान की है और कोई लड़ाई नहीं है। और भुगतान में देखिए बहुत सारी विचारधाराओं का समावेश करना पड़ेगा राजपूत साहब। हमारे व्यक्तिगत अहम टकराव हो सकते हैं, वो एक अलग इशू है, उसको लड़ते रहेंगे, बाद में निपट लेंगे। कुछ लोगों के राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, किसी को स्वयं को स्थापित करना होता है, किसी के कोई और भी व्यक्तिगत चीजें होती हैं कई पर्दे के चीजें से पीछे से। हमारे बारे में सब जानते हैं कि हमारा कोई पर्दे के पीछे वाला कार्यक्रम नहीं है, ना कोई राजनीतिक स्वार्थ है। हम तो जिस उद्देश्य के लिए मतलब एक तरह से कहें पैदा हुए हैं, वो उद्देश्य बचपन से क्लियर है, तमाम लोगों को जानते हैं सब लोग। हम तो सामाजिक क्रांति चाहते हैं, राजनीतिक मदन जी, विचारधाराओं पर्दे के पीछे आपके बारे में पहले हम कभी नहीं जानते थे। हम आपके बारे में देश ने ही हमको बताया। हमने अपने कोई नहीं, देश ने नहीं बताया आपको, अभयदेव साहब, देश ने नहीं बताया आपको।
कुछ स्वार्थी और मक्कार लोगों ने बताया। वो कौन था जिसने बताया आपको? उसका नाम मैं बता देता हूँ। उसने बताया था, वो क्या नाम है जिसको मैं उसके ओपी श्रीवास्तव के साले का लड़का बोलता था। आप नाराज हो जाते थे मेरी बात से। अंततः आपके और उसके बीच भी झगड़ा हुआ ना साहब। कौन सा श्रीवास्तव था वो? उसने कैसी कैसी रिकॉर्डिंग डाली थी बना के, उसी के पीछे हमारा आपका टकराव हुआ। आपने उसका पक्ष लिया, आपने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। अंत मैं में जब एक चीज सत्य सामने आया तो आपने स्वीकार मैं किया एक ना, चीज उसको जानता निकाला हूँ। ना आपने। मदन जी, मैं आपने एक उसी चीज को जानता हूँ। निकाला। इसको अगर मानेंगे या अगर नहीं आप? अगर मानव मेरे जीवन आपके मिला बीच है, जो मतभेद मैं हुआ, एक चीज, मेरी सवाल का मदन जवाब जी, मैं दीजिए। एक चीज सुनिए जानता पहले हूँ। मेरी बात। हम मेरे आंदोलन आपके में बीच लड़ जो रहे हैं, मतभेद हम हुआ किसी के वो श्रीवास्तव की वजह व्यक्तिगत से जीवन हुआ। में ताकने झांकने का काम नहीं करते। और भाषा का प्रयोग, देखिए, लड़ाई अपनी जगह पे है। अगर आप बड़े हैं तो झुकना सीखिए और अपनी मर्यादा को और अस्मिता को बचा के रखे। आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। क्या कर लिया आपने? उनको गाली दे दिया। एक महिला, जिस महिला को की हम पूजा करते हैं, जिस महिला के बारे में हम ये मानते हैं कि हमने उनकी कोख से जन्म लिया, भरे सभा में आपने एक सारी महिला को महिलाओं की गाली दिया, कोख से जन्म थोड़ा ही पब्लिश लिया किया, है वैदेव जी, क्या बात उसको करते हो? पब्लिश किया। कोई क्या मतलब है राक्षसनी पब्लिश होगी, करने का? दुराचारी महिला आपने होगी तो उनको उसकी कोख गाली से दिया। थोड़ा ही हमने गाली जन्म लिया है शब्द भले आदमी। संसदीय शब्द महिला का होने का प्रयोग मतलब करते। ये थोड़ा ही है कि वो गलत ट्रीट संसदीय, करेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो गलत है। आपको देखिए गाली, आपकी, मैं इस चीज का अभी भी विरोध करता आपको हूँ कि सार्वजनिक किसी मंच पे गाली देने का किसी अधिकार को किसने दे स्त्री दिया? होने की वजह से हम सम्मान नहीं दे आप सकते कि वो सार्वजनिक स्त्री है। मंचों पे किसी को भी कुछ कह सकते हैं, किसी को भी किसी गाली को दे नहीं, सकते हैं। किसी को नहीं। क्यों अगर गाली वो देते हैं भाई? किसी सत्य और न्याय आप के क्या हो मार्ग गए में हैं? बाधा है महिला, तो महिला आप का वध कर देना प्रधानमंत्री हैं, चाहिए। उसमें क्या मुख्यमंत्री दिक्कत है? हैं, महिलाओं कोई का वध जज हमारी है, जजमेंट संस्कृति में करेंगे। होता रहा है। किसी को भी जो सूचना चाहेंगे का वो वध किया आप था बोलते भगवान रहेंगे। श्री राम ने, उन्होंने श्री कृष्ण ने, और उसको मार दिया था। कौन सी थी वो? ताड़िका। तो महिला होने की वजह से अगर हम राक्षसनी और दुष्चरित्र महिलाओं को छोड़ देंगे जिस तो वो जिस हमारा वध रामायण कर की देंगी। बात कर रहे हैं, उस रामायण के सच्चरित्रों को भी पढ़ा करिए, अगर पढ़ते हो कहीं सब तो। पढ़े और हैं सिर्फ हमने, सब कपोल पढ़े संबंध हैं। बात मत किया अरे करिए। हमको कंठस्थ है उस साहब सारे चरित्रों के धर्म बारे में ग्रंथ। जानिए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लगातार लोगों के प्रताड़ना सही और बार बार उनसे तो विनय किया। प्रताड़ना अपने हम लक्ष्य कौन की सी कम तरफ सह थे, रहे हैं? भगवान राम तो अपने 14 लक्ष्य वर्ष की का तरफ थे वनवास भाई। भोगा था, हमने 30 आप साल का लक्ष्य की भोगा है। तरफ आइए ना, किसी को हमने गाली कौन सा गुप्ता। कम भोगा है? हमने तो सारे अवतारों से ज्यादा वनवास भोगा है। आप ही बड़े हैं, बाकी कोई बड़ा नहीं है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। नहीं, हम बड़े नहीं है, बड़ा है न्याय, सत्य और समय। नहीं, हम न्याय की बड़े लड़ाई नहीं है। कहाँ लड़ते हैं आप? न्याय की लड़ाई हम तो कहाँ सत्य लड़ते की हैं लड़ रहे आप? हैं। कतई नहीं कौन लड़ते सी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ाई। लड़ी हमने आप सत्य ईगो की? की लड़ाई लड़ते हैं, आवाज आप ईगो व्यक्तिगत कुछ होने नहीं की है, लड़ाई हमारा लड़ते कायदा हैं। ईगो है। एको हम द्वितीय आपने नाश हमको की लड़ाई जंतर लड़ते मंतर हैं पे आप। बुलाया, हम यानी आए। आप जो कह दिए वो ब्रह्म बाग के बाद की किसी ने कहा, उसका कोई मतलब नहीं है आपकी निगाह में। नहीं, सबका मतलब है, लेकिन हमारा जो वाक्य आइडियोलॉजी होता है, है वो दूसरे ब्रह्म की वाक्य आइडियोलॉजी ही का कोई होता है मतलब वैदेव नहीं है। जी। देखिए, हमारे जो वाक्य होते हैं अबे हम बहुत अबे सोच जी, समझ के और सत्य अबे के जी, उपकरण करते हैं हम पूरी अबे जी तरह और से। देखिए, मदन मैं जी, ये बात बताऊं मदन जी, जब बड़े पेड़ हो जाते हैं तो उनको की डालियां झुक जाती है, उसमें जो फल लगते हैं। अगर आप और देश की कितना लड़ाई झुकाएंगे की बात आप हमें? करते हैं, हम आए थे ना आपके पास, और कितना झुकाएंगे हम? सारी कहाँ झुके? बदतमीजियों के बावजूद भी हम हम आए थे। कहाँ झुके? मैंने और कब कितना झुकाना बदतमीजी करी? चाहते आप हैं? तो गालियों मैं पे, जानता था कि वो श्रीवास्तव ठग है। इतनी गालियों पे तो भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल का वध कर दिया था। हमने कहाँ वध कोई कर बात दिया नहीं, आपका? हम भी करेंगे, तमाम शिशुपालों का अंत कर देते हैं। हम तो पहली गाली हम पे ही, इतनी भगवान श्री इतनी कृष्ण का गालियों पे युग तो और था, शिशुपाल ने हमारा युग ने और है। शिशुपाल का हम तो वध कर पहली दिया गाली था। पे ही अंत कर देते हमने हैं। कहाँ वध दिया कि आपको? हम अपने लक्ष्य पे थे। हम अपनी तारीख तय करें और हम मदन लाल आजाद से पूछे कि हम क्यों कौन सी तारीख तय करेंगे। अगर हमारे नहीं, साथ हमने अलायंस ये में नहीं नहीं कहा है कि कौन सी और तारीख मदन लाल तय आजाद को करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब मुझे हम पता अपनी है कि तारीख तय अवैधव करते जी हैं। 7 तारीख आप का तारीख कार्यक्रम तय कर रहे करिए। हैं तो मैं अब 7 मैं का नहीं दिल्ली रखूंगा अपना। अब मैं 29 फरवरी से लेके 5 अप्रैल के बीच में फिर 29 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में फिर नोएडा में कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। आप फिर मेरी डेट, हम आपसे पूछ के अपनी डेट रखेंगे। मैंने तो कोई डेट नहीं ली, मेरा तो पहले से भारत यात्रा का कार्यक्रम नहीं, तय है आप 23 फिर वही मार्च तक। कहेंगे। आप कहते थे हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए आप विभिन्न तरह का प्रयोग करते थे बातों को। अरे हमारा आंदोलन, हमारा संगठन, हमारे अपनी पदाधिकारी जो हमारे निर्णय लेंगे हम उससे पूछेंगे। अगर आप हमारे साथ होते तो हम आपसे नहीं, भी यदि पूछते। आप अलायंस में हैं तो स्वयं अकेले निर्णय नहीं ले क्यों सकते आप? शुक्ला मैं जी। तो बार बार अगर आपको आप अलायंस अलायंस लेने में गया। नहीं हो तो मैं तो कौन रोक वहां रहा है अलायंस आपको? लेने गया। हमने कहा मैंने ही गलती कर दिया भाई। चलिए ठीक है, उसने कहा आपने अगर अलायंस 20,000 बनाया रुपए, है तो अकेले निर्णय नहीं ले सकते नीरज आप। शर्मा ने कैसे आपको ले लोगे भेजे, आप अकेले कह रहे निर्णय हैं भले नहीं आदमी? भेजा। या कई क्या सौ रुपए लोगों से ये कहा जा रहा है कोई बक्से अलायंस मांगने के अलायंस लिए। बना हुआ है क्या? कह दिया तो गलत कह दिया। अबे जी, कोई अलायंस बना हुआ है क्या? मुझे जानकारी नहीं है आपके साथ हाँ? जी, जी। कोई अलायंस बना हुआ है क्या? मैं कोशिश कर रहा, नहीं, मैं तो पहले कि आज भी कह रहा हूँ कि भाई मदन लाल आजाद जी व्यक्तिगत कर ईगो दिया था। छोड़िए और एक बात पे आइए ना, बताइए हमको किस दिन आना है देखिए, आपके साथ खड़ा होने।
देखिए मैं बताऊं आपसे कि आज हम लोग जो है सारे गिले शिकवे दूर करके इसलिए बैठे हैं कि एक मंच पर आकर सारा इंडिया के खिलाफ जो जितनी ठगी कंपनी है उनके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। तो जो गिले शिकवे हैं दूर कर लीजिए, लेकिन हमारा कोई आना है। हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने हमारे हमारे इस आंदोलन को मदन लाल आजाद जी बेहद अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं और एक दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं हम सभी लोग, और इस पे हम विजय और लक्ष्य पाने वाले हैं। सुब्रत राय को या तो देश के प्रधानमंत्री के सामने टाक करना होगा की व्यवस्था बनानी है, या तो जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। उसमें मदन लाल आजाद मेरी मदद कर रहे हैं और हम उनको बधाई दे रहे हैं। हमको कोई एतराज नहीं है। देश में जो लड़ाई लड़ी जा रही है ठगी कंपनियों के खिलाफ में, सारा इंडिया के खिलाफ में, दोनों संगठन के दिग्गज फाइट फॉर राइट पर हैं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा, दोनों फाइट फॉर राइट के इसी कार्यक्रम में, लागना लपेट कार्यक्रम में डिसाइड कीजिए एक कार्यक्रम सारी कंपनियों के खिलाफ, सारा इंडिया के खिलाफ में एक बड़ा कार्यक्रम, और जिसमें देश जितने भी संगठन है, जितने भी पदाधिकारी हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, जब तक हो, सारे लोग रहे, सारे निवेशक रहे, आप लोग डिसाइड करिए क्या एक मंच पर कोई कार्यक्रम करेंगे। सर चरण जी, सर जी, आंदोलन और कानून दोनों अगर पैरेलल बॉडी के रूप में काम नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि ना आंदोलन सफल होगा और ना कानून से लड़ने वाला कोई व्यक्ति सफल होगा। हम कानूनी जिस कानून की बात करते हैं, हम विभिन्न आईपीसी की धाराएं हैं, जिन आईपीसी कानून की बात कर रहे हैं 2016 2019 में आया, कितने लोगों का पेमेंट 180 पूरा नहीं होता, उस 102 2019 लेके 2023 80 दिन पूरा नहीं होता। अप्लाई अब करना शुरू किया है महाराज लोगों ने, हमने तो एक महीने में पैसे दिला दिए हैं क्या हो रहा है 180 दिन कानून। मेरे कहने का मदन लाल जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये देश में जितने कानून बनते हैं ये अमीरों के लिए बनते हैं, गरीबों के लिए नहीं बनाए जाते। दो तरह के कानून है हिंदुस्तान में, एक अमीरों को के लिए बनाए गए हैं और एक गरीबों के लिए बनाए गए हैं, और इसको सरकार अनुपालन कराती है, हम आप नहीं अनुपालन कराते। इनकी कुर्सी पे बैठे थानेदार, इनके कुर्सी पे बैठे कप्तान, इनके कुर्सी पे बैठे जिला अधिकारी, इनकी कुर्सी पे बैठा प्रमुख सचिव, और उसका मुख्यमंत्री से लेकर देश का प्रधानमंत्री दोयम दर्जे की रणनीति पे काम करता है। गरीब का कानून सिर्फ सड़क पे पिसता रहे और अमीर के लिए संरक्षण, और जैसे इसका विरोध करना चाहिए। कानून चाहे जितना बड़ा महाराज सुनना सीखिए, बहुत सारी चीजें आप थोड़ा मदन लाल जी सुनिए, कानून चाहे जितना ला दीजिए, लेकिन अगर खड़ा होकर अपनी बात नहीं रखेगी। आईपीसी में बहुत सारी धाराएं हैं जिसके तहत मुकदमे हुए हैं। आप बताइए ना, जो डायरेक्टर अभी करुणेश अवस्थी पकड़ा गया है वो कौन से बक्सैट कानून में पकड़ा गया है? कौन से बक्सैट कानून में? आईपीसी की धाराओं में पकड़ा गया। क्यों नहीं कर सकते हम? आईपीसी में होती है हमेशा, आईपीसी सीआरपीसी में होती है गिरफ्तारी, तो हमेशा किसी और कानून में नहीं होती। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर हमारे पास लक्ष्य लेके पीछे पड़े हुए हो और उससे लड़ाई लंबी खिंचेगी। चलो मदन लाल जी बना है, अगर अनुपालन हो तो बहुत से बड़े भ्रष्टाचारी और छोटे से छोटे भ्रष्टाचारी या तो सही रास्ते पे आ जाएंगे। चलो मदन लाल जी, हाँ मदन लाल जी 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 बोलिए। राजपूत साहब देखिए, समस्या जो है ना यही है कि हम व्यक्तिगत अहम के लिए बहुत सारी सत्य चीजों को भी समझना नहीं चाहते, ना सिस्टम को समझना चाहते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि देश में कानून बहुत सारे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मुझे भी संदेह, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन जहां कानून के लाभार्थी जागरूक हो जाते हैं वहां उस कानून की अनुपालना हो जाती है, और जहां कानून के लाभार्थी सुसुप्तावस्था में होते हैं, उदासीन होते हैं उसके प्रति, वहां कानून का बात एग्री हूं मैं इस बात से। अवैध साहब 2 मिनट अवैध जी। और मेरा जो प्रयास है, जो लड़ाई है हमारे संगठन की, ये है कि हम कम से कम जो बट्स एक्ट 2019 के लाभार्थी हैं, और वो देश में कोई थोड़े मोड़े नहीं है, 20 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज हैं, उनको जागरूक कर दें। सबसे पहले उन्हें बता दें कि ये कानून है, इस कानून में भुगतान को आपका अधिकार बनाया गया है, और जब लोग जागरूक हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा, तो वो इस कानून का इस्तेमाल करेंगे। कानून का इस्तेमाल करेंगे तो या तो सरकार निश्चित समय सीमा में उनका पैसा वापस करेगी,
और अगर नहीं करेगी तो वो लोग इस सिस्टम की खिलाफत करेंगे, इस सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देंगे। इतनी सी बात समझानी है लोगों को, केवल ये बता देना भाई है कि भैया फट्स एक्ट 2019 में हर जिले का डीएम भुगतान मदन, अधिकारी है, उससे आपका पैसा मदन देना जी, है। आप मदन जी, सहारा के भरोसे रहो, ना पल्स के भरोसे रहो, ना केबीसीएल के, ना किसी टोगो के, ना किसी मोगो के। आप केवल और मदन केवल अपने डीएम को पकड़ लो और उसको एक्ट दिखा दो, उतना सा ही दिखाइए कि ये लिखा है 180 दिन में तेरा भुगतान डीएम करेगा। जनता खुद अपना न्याय ले लेगी साहब। जनता ने पहले भी न्याय लिया है, ऐसा नहीं है देखिए, कि कोई हम निराले लोग पैदा हुए हैं। हमसे पहले भी जनता ने न्याय प्राप्त किया है स्वयं लड़ करके। और मदन जी, सफलता का जहां तक सवाल है, तो सफलता तो प्रभु प्रसादी है आपकी साहब। मेहनत को ईश्वर की आपकी इच्छा होगी, मेहनत को हम सफलता सलाम मिलेगी। करते हैं। और मदन जी, अगर आपकी हमारी मेहनत को हम ईश्वर सलाम की करते इच्छा नहीं होगी हैं, तो हम कुछ लेकिन भी कर लें, सफलता नहीं लक्ष्य मिलेगी। और जिस लक्ष्य के लिए हम लोग जी हाँ निकले जी हैं, जी मदन जी, हम आपकी मेहनत को सलाम करते हैं। जी हाँ आपके कार्य पद्धति को, जिस कार्य पद्धति में थोड़ी बहुत, चूंकि हम सामाजिक जीवन में जीते हैं, हमको अपने बीच में युद्ध के तरीकों में, अगर आपने ये युद्ध है, धर्म युद्ध है, ये ऐसा नहीं है कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के विशेष की बात है। इस देश में अगर जमा करता रहता है तो इस देश में कार्यकर्ता भी रहता है, और उन जमाकर्ता कार्यकर्ता दोनों को ठगा जाने का काम किया गया। और वर्ग संघर्ष ना होने पाए इस देश में, ये पहले संगठन का लक्ष्य है। चाहे वो आपका भी होना चाहिए, ये आपका भी होना चाहिए कि बक्स एक्ट कानून के तहत जिस कानून की हम जयदेव सब जी बात खुद करते हैं, लेक्चर लिए। जिस कानून की हम सब बात करते हैं, उस कानून को हम कानून के परिभाषित परिदृश्य में पहले एजेंटों को भी जमाकर्ताओं की श्रेणी में लाके खड़ा करें। अगर वो सीधा आप ये दर्शाना चाहते थे कि आप बक्स एक्ट कानून जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं के लिए बना हुआ है, लेकिन बक्स एक्ट कानून जमाकर्ताओं के लिए बना। कोई भी कानून कंपनी के लिए नहीं बनता, कोई भी कानून बनता है जनता के लिए बनता है। तो जनता के लिए बनता है तो जनता प्रथम दायित्व है। और जो हमारी आपके इस बीच में बहस की बात हुई थी, अगर उस बहस को हम आगे ले जाएं तो निश्चित तौर पे वो जो राजाज्ञा है, उस राजाज्ञा में डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग एक शब्द है। उस डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग का जो है, इन दोनों में लेने वाला और देने वाला का शब्द जुड़ी है वो राजाज्ञा में। अगर और लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है, अगर हम साधारण शब्दों में भी जानेंगे तो लेने वाला जो है वो हमारा एजेंट साथी है, और देने वाला जो है वो किसको दिया गया है वो है हमारा कंपनी। जिस कंपनी के बीच में है उनके खिलाफ कुर्की और नीलामी तक के आदेश है। तो हम जनता को जागरूक करके इस बात को खड़ा करके हम उनके में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करें, और उन एजेंटों की जिसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इतनी गलती है कि 2010 से लेकर 2022 तक वो सिर्फ सहारा प्रबंधन तंत्र की बातों में सुनते चले आए हैं, और अपने जमाकर्ताओं को पैसा तो जमा करा दिया लेकिन उनके लिए निकल नहीं रहे हैं। उनको समझा के, उनको सही रास्ते पे के, उन जमाकर्ताओं को साथ के इस आंदोलन को खड़ा कर दे। वर्ग संघर्ष नहीं चाहते, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वर्ग संघर्ष से रोकना चाहती है। आपको मालूम भी है कि देश में हजारों लोगों ने आत्महत्या करी, उसकी श्रेणी कितनी है जो जमाकर्ताओं की है? सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं ने किया है। उनके परिवार का क्या होगा? उनके परिवार का क्या गलती इतनी है कि उनको बांड लेके आके दे दिया, उनको कॉपी दे दिया, उनका पैसा सुरक्षित कराने की बात कही? अगर सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया होता तो क्या ये एजेंट जो आज जमाकर्ताओं के घर गए थे वो जा पाते, उनका पैसा ला पाते? आपस में वर्ग संघर्ष ना होने पाए, इस नाते जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को सच बात से रूबरू कराए। अभय जी ये उद्देश्य का होना चाहिए अभय जी, क्या बर्ड्स एक्ट में कुछ खामियां आपको दिखाई देती हैं? ना। एकदम, अगर मैं बात करूं तो कानून कोई भी देश में आईपीसी और सीआरपीसी के धारा में कोई भी 419-20 के मुकदमे के तहत वो दोषी हो सकता है, अगर उस तरह का फ्रॉड उसने किया है, गलती उसने करी है तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देश में चिट फंड सोसाइटियों समेत संबंधित लोगों के कंपनियों के विरुद्ध कानून पास करके 180 दिन का एक गाइडलाइन उन्होंने दिया है, बेहद अच्छा कानून है। मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन व्यक्ति विशेष की झोली में सिर्फ ये बात कहना जाए कि वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रायोजित कर दी गई है। इस देश का कानून और संसद ने उसको पास किया भाई। हमको और हमारे साथियों को पहले से भी इस बात की, हम बार बार इसको कहते हैं, हमने अपने यहाँ अप्लाई हर विभाग के हर सेक्टर के लोगों को इस बात को कहा है, और उनको कहा है कि विभिन्न सेक्टरों में आप जाइए और कानून से संबंधित चिटफंड सोसाइटियों में जो भी धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई कराई जाए।
अगर जो एजेंट हमारा अभी भी सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ गुलामी करने का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा। अगर वो बैक सेट की कार्रवाई और सेट की कार्रवाई में मुकदमे दर्ज नहीं होते, आपके मुकदमे में वो मुकदमे, वो जो आपका फाइल है उस फाइल को आपको सबमिट कर दी जाती है, उसी में ऐड कर दिए जाते हैं, उसकी धाराएं बढ़ा दी जाती है। जी मदन लाल तो जी, भाई मैंने पहले भी बताया है कि मुकदमा तो हमेशा सीआरपीसी की धारा 154 में दर्ज होता है और उसमें दंडात्मक जो प्रोविजन होते हैं वो आईपीसी 1860 के सेक्शंस होते हैं, चाहे 420 हो, 406 हो, 409 हो या 469, 70, 71 हो। लेकिन जब कोई स्पेशल एक्ट होता है, पार्लियामेंट्री एक्ट, तो उसकी धाराएं उसी मुकदमे में ऐड की जाती हैं और वो मुकदमा जो है उसका ट्रायल फिर उस स्पेशल कोर्ट में चलता है जिस स्पेशल एक्ट की वो कोर्ट होती है। ये चीज मैं कई बार समझा चुका हूं। वो एक वकील साहब थे, जोशी साहब, वो भी दावा कर रहे थे। देखिए, जो बातें हम सरकारी कहते हैं सुनिया करो वही भाई, बातें सुनिया आप करो कहते हैं, आप। लेकिन सुनने जब की आप आदत कहते डालिए हैं आप। तो सुन आप लीजिए, समझ सुनते जाते नहीं, हैं कि हम ही कर रहे स्वीकार हैं, नहीं और जो हम करोगे, आप कहते हैं लोगों तो को उसको काउंटर स्वीकार करने करते लगते हैं आप। रहो। अबे जी सुन लीजिए, केवल हाँ बकलोली हाँ, नहीं। जी जी मैं धैर्य पूर्वक बता रहा हूँ, ठीक से समझा रहा हूँ चीजों को, तो उनको सुनना सीखिए। जी केवल बकलोली से कोई काम नहीं हुआ करता देश में। जी आप लोग हसन सुनते सर नहीं भी है, यही है। मतलब अभी तो मुझे चरित्र लगता दिखा है दिया कि आप आपने, अपने व्यक्तिगत सहम चरित्र की दिखा पूर्ति दिया के आपने। लिए देश के चलो वो लोगों को भाषा मूर्ख होती बना रहे अगर हैं। मैं वही चरित्र मुझे दिखा लगता है दिया ऐसा। क्या होगा? अरे वो लोकल हम शब्द लोगों होते को हैं, सुनिए, आप संस्कार सुनना अच्छे नहीं है, कीजिए, सत्य को आप सुनना गालियों नहीं पे चाहते गालियां आप लोग लगाते अपनी जाइए, हमारे राजनीति ऊपर के कोई चक्कर फर्क में नहीं अपने आप पड़ने को वाला, स्थापित चलो करें। ठीक है, हाँ कोई ठीक अरे फर्क नहीं भाई पड़ने वाला। सुनिए, आपको ज्यादा बोलना जानता है, हूँ, लोकल शब्द सुनिए होते हैं। शांति से। हाँ जी, मतलब बेवकूफी चरित्र नहीं पे आ किया गए आप, करते, सुनिए शांति से। सुन चरित्र पे आ सुनिए, गए, बिल्कुल चुप रहिए, हैं? शांति से सुन सुनिए, लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, चरित्र पे आ गए आप सुनते अपने, नहीं हो। मैंने अरे सुन आपकी बात लीजिए, धन्यवाद धैर्यपूर्वक नहीं है सुनी। आप, हल्के शांति पे की बात सुनिए, सुनिए, बकलोल खुदा मत हो कीजिए, गए आप, उठ जाइए, अरे नहीं कुछ छोड़िए कुछ चैनल लोकल को। शब्द मंत्री होते हो हैं, गए कोई बात आप, आप नहीं। सुनते नहीं मंत्री हो, हो गए आप, बेकार की बातें करते हो। जज हो गए अपने सुप्रीम अहम की कोर्ट का। पूर्ति के लिए हद देश के करोड़ों हद है नागरिकों यार, के साथ छल कर रहे हैं आप। हद है आपका। जी आप सुनते कम नहीं है से कम, चीजों को। कम से आप कम सत्य ये को सुनना ही नहीं सुनिए, चाहते हो, कभी बस केवल आप जो है सामान्य बॉडी नागरिक लेनी हैं, भैंसे जैसी, और खुदा नहीं सोचते हो है, हम कोई पता गुंडे नहीं क्या बवाली करेंगे। नहीं है कि बॉडी जो से आपकी कुछ बात नहीं होता है। अरे आपने बुद्धि और सुन आपका लीजिए, आदेश विवेक पालन होना करने चाहिए के लिए नहीं मनुष्य के बैठा हूँ। अंदर। सुन लीजिए, हाँ ठीक है, हाँ। अरे शांति से सुनिए यार, जब मैंने आपकी बात सुनी है ना फिर धैर्यपूर्वक, भाई मैं बोला आप असंसदीय आप भाषा का सुनना नहीं प्रयोग करना चाहते हो, बंद करिए क्या पहले, बकवास करते हो, मतलब क्या हो फिर आप? भाई आपके साथ जी हाँ, आप हो क्या? बोलिए, आप हाइपर क्यों हो जाते हैं? होश में रहिए, म्यूट कीजिए, हाइपर बिल्कुल क्यों हो इनका जाते हैं? माइक म्यूट अगर आप कीजिए सब, राजपूत साहब। मैं जानता हूँ कि इनकी बस आवाज नहीं इतने पे आ आनी गए, चाहिए और बिल्कुल। यही अरे स्टेशनरी आप काम आई थी, शांत कीजिए इनको। हाइपर करने राजपूत की साहब यही म्यूट कीजिए स्टेशनरी इनका काम आई रिकॉर्डर। थी। अरे शुक्ला जी, आप बीच में किस लिए हाँ बोल जी, रहे हाँ जी, हो? बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ हम बोलिए, देश आप के अपनी लोगों बात के लिए रखिए, बात कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हम देश के लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं, आपको नहीं। जी बोलिए, हाँ अरे बोलिए, इनका हमको क्यों माइक जागरूक करेंगे? आप अपने को हाइपर हो रहे हैं, अरे बोलिए, हमारा अरे इसमें हाइपर नहीं जागरूक हो करेंगे रहा, आप? आप विवाद मैं आपके बीच में बढ़ाना बोला नहीं क्या? चाहते। हाँ जी हाइपर नहीं हो रहा, जी, बोलिए, हाँ हाइपर नहीं हो रहा, दुष्टात्माओं का विनाश करने के लिए निकला हूं। मैंने जी बोल दिया ना, बोलिए, हाँ सफलता प्रभु प्रसादी है। पुण्यात्मा, आपके जैसे पता नहीं पुण्यात्मा, आप कितने बोलिए कितने ना, आएंगे, आपकी जितने पुणे सबको पे पाप मारता हुआ झलक निकल रहा है, जाऊंगा। जी बोलिए, हाँ बोलिए, क्या झलक रहा है? पुण्यात्मा मेरे है मन आप, में कोई पाप नहीं ये है। पुण्यात्मा है। अरे मेरे मन में आपको पुण्यात्मा पाप के मुंह झलकता से है तो गालियां तो आपको पता निकलती है नहीं ना। है, अब जी सुन आपको लीजिए, पता पुण्यात्मा नहीं के क्या मुंह से लिखा है, गालियां तो बाबा निकलती नहीं है। तुलसीदास क्या कह गए? हाँ बोलिए बोलिए, जिनकी अरे रही भावना जैसी प्रवचन, देखी गालियां मत किसी। दीजिए। अगर आपको मेरे मन हाँ में ठीक है, पाप लगता बोलिए, है तो आपको मैं लिखूंगा अरे वैसा ही, हाँ क्योंकि आपके बोलिए, मन में स्वयं में पाप है। और यदि आप भक्ति भाव से देखोगे, सत्यनिष्ठा से देखोगे, तो आपको ईश्वर नजर आएंगे मेरे अंदर ही। समझ गए अरे ना आपको या नहीं समझे? आपको एको हम तो तीनों ना, अरे कितने बड़े भगवान है भाई आप, हैं? अरे हम पूजा स्वयं कराएं, ईश्वर हैं, हम तो आपकी हमेशा मूर्ति कहते हैं लगवानी लोगों से, जरूरी हो गई है आप, लेकिन हमको ईश्वर अब स्थापित आपकी मत मूर्ति करो। लगवा दी जाए, हम अन्य ईश्वरों की पूजा तो तरह भगवान नहीं है, की हम होती निराले है, किस्म के ईश्वर हैं। हम लोगों आपकी को मूर्ति मजबूत लगवा दी करने के जाए। लिए आए हैं, ये नहीं कि वो हम पर डिपेंड हो जाएं। चलो हाँ हम तो ठीक, हमेशा बोलिए कहते हैं, बोलिए अभी जी, बोलिए इसलिए तो मदन हमसे जी, खुले मंच पर बहस अभी कर लो, कोई सुन लीजिए, किसको करनी है, हाँ बोलिए हम मदन दिखा जी, देंगे। बोलिए, हमारा विराट रूप सारी धीरज दुनिया जी देख कहिए, रही है। अपनी आप, भाषा का प्रयोग सही से करे और हम सम्मान कोई भाषा मर्यादित नहीं, से रहे। दुष्टात्माओं के प्रति हमारी अगर कोई बात भाषा करेंगे नहीं तो बात होती है। करने के तरीके से बात करें, इनके जैसे लोगों को मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। अरे यार ये विवाद नहीं बढ़ाना सहज नहीं होता, सरल नहीं होता, जी हाँ ध्यान जी, रखना इस बात को। बोलिए, भाषा की बदतमीजी की है, मर्यादा बना के रखें। अभी सुनिए, गंभीरता से सुन रहा था। जी वो हाँ, आप क्यों बीच में बोले? अभी तो सुनिए, आप हाँ अभद्रा करेंगे मुझ पर बोलेंगे तो, हाँ, बोलिए मदन जी, क्या बोलिए, ये बढ़ाना इनका मर्यादा में माइक रख के म्यूट? बात करिए। विवाद कम करना है। अभी जी सुन लीजिए, हाँ सुनिए, हाँ बोलिए मदन जी, जी मैंने बताया कि देश में एफआईआर केवल और केवल सीआरपीसी के सेक्शन 154 154 के तहत ही दर्ज होती हैं। जी उसमें दंड के लिए आईपीसी के सेक्शन लगाए जाते हैं, चाहे वो 420 हो, 406 हो, 120 बी हो, 34 हो, 409 हो,
468, 69, 70, 71 जो भी धाराएं हैं, और जो स्पेशल एक्ट होते हैं, जैसे बर्ड्स एक्ट है वो स्पेशल एक्ट है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है वो स्पेशल एक्ट है, RBI एक्ट स्पेशल एक्ट है, कंपनी एक्ट स्पेशल एक्ट है, सेबी एक्ट स्पेशल एक्ट है, सहकारिता एक्ट स्पेशल एक्ट है। उनकी धाराएं अगर उनको कोई वॉलेंट करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो वो धारा उसी FIR में जोड़ी जाती हैं। मैं बता रहा था कि जैसे वो एडवोकेट हैं एक जोशी जी राजस्थान के, उन्होंने कई वीडियो बना डाले कि साहब बर्ड्स एक्ट में FIR का प्रोविजन ही नहीं है, FIR में बर्ड्स एक्ट की धाराएं जोड़ी नहीं जा सकती। मैंने उनका भी विरोध किया था कि भाई आप लोगों को अपना पैसे के चक्कर में क्यों गुमराह कर रहे हो। बर्ड्स एक्ट जब बना है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, इसमें आजीवन कैद तक की व्यवस्था है, तो इसकी धाराएं क्यों नहीं लगेंगी FIR में? और आज लग रही है ना, पूरे देश भर में लग रही है ना साहब। कई सारी विधिक राय मांगी बहुत सारे ऑफिसर्स ने, साहब हम इसमें लीगल ओपिनियन लेंगे। लीगल ओपिनियन भी यही आई है सारी जगह से कि भाई बर्ड्स एक्ट की धाराएं प्रत्येक ठगी और धोखाधड़ी के मुकदमे में जुड़नी चाहिए। आज हो रहा है ना, जो मैं कह रहा था, जिस बात को लेकर के लोग झगड़ा कर रहे थे, वही बात आज सरकार स्वयं स्थापित कर रही है ना, कानून स्थापित कर रहा है ना। स्पेशल कोर्ट बनी है ना पूरे देश में, इसके लिए हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। आज आप देख रहे हो लोग लाइन लगा करके सबके आवेदन लिए जा रहे हैं, ले रहे हैं ना, वही DM है, वही ADM है, वही डिविजनल कमिश्नर हैं, जो आज से 1 महीने पहले तक आप देखेंगे तो मना करते थे कि साहब ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई शासनादेश नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन आज पूरे देश में उसी प्रक्रिया के तहत लोगों के भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं। आज स्टेट अपना डाटाबेस बना रहा है, सेंट्रल अपना डाटाबेस बना रहा है, पंजीकरण किए जा रहे हैं, पोर्टल तैयार हो रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब सबका भुगतान होंगे। आप देखते होंगे, मैं जहां जहां जाता हूं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत, वहां DM हो, चाहे ADM हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, सब कहते हैं कि हाँ सब करेंगे। कल मैं चरखी दादरी में था, हरियाणा जैसी बंजर भूमि जहां फसलें तो अच्छी होती हैं, लेकिन लोग बर्ड्स एक्ट को जानते भी नहीं थे, परेशान थे, कितने लोगों ने आत्महत्या की। कल वहां चरखी दादरी की DC साहिबा ने भी कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक बात है, मैं कल से ही खिड़की खुलवाती हूँ। वहां की सिटी मजिस्ट्रेट आई मौके पर वार्ता करने के लिए, उन्होंने भी कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक बात है, कानून की अनुपालना होनी चाहिए, हम करवाएंगे। साथ की साथ आदेश किए उन्होंने, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो DM है, ADM है या SP साहिबान है, वो पागल हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं इन नेताओं की तरह कैसे मतलब लाल जी वो हमारी बात आवेदन लेना और मुकदमा देते बंद कर देते ये क्या कर रहे हैं। देखो लेकिन सब मदन लाल आजाद की, उसके साथियों की बातों को अगर गौर से सुन रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि मदन लाल आजाद ठीक बात कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा झांसी में ADM साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, कोतवाल साहब ने खुद कहा कि नहीं साहब बिल्कुल हमारा काम था ये जो आप कर रहे हो, देश की जनता को जगाने को, चलिए हम भी पैदल मार्च करते हैं, किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, तो लोगों को सत्य आज नहीं स्वीकारोगे, कल स्वीकारोगे, जो नहीं स्वीकारेगा वो पैसा जो ध्वस्त हो जाएगा। निवेशकों का है, मदन लाल जी, पैसा जो निवेशकों का है वो सरकार देगी या कंपनियां देंगी? सरकार देगी साहब, सरकार, कानून ये कहता है सरकार पैसा देगी, सक्षम अधिकारी के नाम से खाता खुलेगा, वो कंपनीज की प्रॉपर्टीज को और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रॉपर्टी को सीज करेगा, नीलाम करेगा, उस पैसे को अपने अकाउंट में जमा करेगा और अपने अकाउंट से भुगतान करेगा आवेदक का। कानून ये कहता है कंपनी से, किसी से आवेदक का कोई लेना देना नहीं है, जिसको भुगतान मांगना है वो सीधे सीधे अपने डी से अप्लाई करेगा। अभिदेव जी बोलिए। देखिए, मैं इस बात के लिए पहले भी कहा कि मदन लाल आजाद जी जो बक्स एक्ट कानून की बात कर रहे हैं और जिस बात से वो देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का भला हो, मुझे इसमें कोई पट नहीं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कह रहे हैं, जिस उद्देश्य से कह रहे हैं, वो उद्देश्य से किसी भी देश के एक भी लोगों का भुगतान संभव नहीं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार, मेरी बात को ये भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ये पैसा सरकार के माध्यम से होके जाएगा, जबकि हम भी यही कह रहे हैं कि हम सरकार के माध्यम से पैसा वापस कराएंगे और इस सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार उनको लाइसेंस जारी किया है। हमारा और इनका दोनों की एक बात सेम है, भुगतान और लक्ष्य। यानी इस बात पे ये भी सहमत है, हम भी सहमत हैं। दूसरी बात पे हम इनकी बात पे सहमत हैं कि विभिन्न IPC की धाराओं के साथ बक्स एक्ट कानून को ऐड
जोड़ा जाएगा और उनकी धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इस पे हम भी सहमत थे, हैं और रहेंगे। पहले से भी इस बात को हम कहते आए कि वो जोड़ा जाएगा, लेकिन बॉक्साइट कानून से 180 दिन में पेमेंट हो जाएगा, पिछले 2019 से आज तक हमने नहीं देखा। अभी 180 दिन, क्योंकि आप समझिए कि जो कानून और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में आईपीसी और सीआरपी की धाराओं में इतने धाराएं हैं कि अगर एक डायरेक्टर को गिरफ्तार होने पे 15 करोड़ रुपए ना राजेनंदगांव में बांट दिया जा सकता हो, उस करुणेश अवस्थी को गिरफ्तार होने के बाद क्यों साहब से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का मुरैना क्षेत्र के पैसे बंटने की तैयारी हो चुकी आईपीसी और आरपीसी की धाराओं। तो हम और हमारे साथी लगातार इस बात को कहते आए हैं। धारा नहीं है नेताजी, उसमें कहते आए केवल उसमें एमपीआई एक्ट और अब छत्तीसगढ़ का मदन एक्ट जी भी आप लगा मुझे हुआ है, बोलने तभी दीजिए, पैसा बच रहा मुझे है वो। मदन जी बोलने दीजिए। केवल अगर आपने आईपीसी कहा की कि मैं धारा आपके से बीच में पैसा नहीं नहीं बोलता तो बच मुझे सकता। बोलने दीजिए, अन्यथा मुझे फिर बोलना पड़ेगा। बोलिए मुझे फिर बोलना पड़ेगा। बोलिए। आईपीसी की धाराओं से उनके बीच में मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है और रिकवरी की जा सकती है। अब देश भर में सहारा की उस आपके डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है करुणेश अवस्थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुरैना ही नहीं, देश के सभी को उस आप पीड़ित लोगों के पैसे की भुगतान के रास्ते सुलभ होने की आसार दिखाई देने लगे। हम कह रहे हैं कि देश में मुकदमे दर्ज कराइए। अगर हमारे पास संवैधानिक व्यवस्थाओं में ऑप्शन ना हो अभी वर्तमान के तौर पे, निश्चित तौर पे इसी नाते हम लोगों ने बहुत आत्ममंथन करते शुरुआती दौर से इस पे बात किया। ये आप कह रहे हैं कि आज हमने लिखना शुरू किया, नहीं, हम आप जिस किताब को लेके आप देश भर के लोगों को के बीच जाते हैं, उस किताब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। 2019 में हम लोग 16 से आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जब 2019 में आए और 18-19 के बाद हम लोगों ने उसकी किताब मंगवाई, हमने पढ़ा, हमने जाना कि वो कानून क्या है और उस कानून के कब और किस समय प्रयोग करना है। सारे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सिर्फ वही कर सकता है जो अनुभवशील ना हो। लक्ष्य का भेदन करने के लिए कुशल खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप अपने स्तर से आप अपने आप को अलग श्रेणी में रख रहे हो, लेकिन हम मानते हैं कि हम गुरु मानते हैं, हम शिष्य की परंपरा जीते हैं, हम उनसे सीखते हैं और जानते हैं कि हम सारे लोगों को कहाँ किस स्तर का प्रयोग करना चाहिए। ये कर रहे हैं हम लोग, तो हमने उसको भी ऐड किया है और हम जानते हैं कि उसको ऐड करने पे हमको उसको कैसे लागू अपने लोगों के बीच में वहां जाके करवाना होगा और हम उसको करवाएंगे भी। हम उसको हर जहां पे हमारे मुकदमे दाखिल हो चुके हैं, हम उसमें बैक साइड के कानून को इंटर कराएंगे। ये हमारा काम, हमारे साथियों का काम है। जहां जहां हम आंदोलन कर रहे हैं, जिस पैमाने पे कर रहे हैं, आपने तो एक नहीं करा पाया है अभी तक बॉक्साइट कानून के तहत मुकदमे दर्ज कराए। हम लोग ना जाने कितने हजारों मुकदमे, जब सुब्रत राय के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा था, किसी की हैसियत नहीं थी, तो आज ऑल इंडिया जन आंदोलन ने हजारों मुकदमे दर्ज करा दिए हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर तक की गिरफ्तारी सुनिश्चित करा डाली है। आने वाले दिन में बड़े बड़े डायरेक्टरों की गिरफ्तारियां आपके सामने दिखाई देंगी। कोई कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इनका जन्म नहीं हुआ था दर्जे का कानून देश में आ रहा है, इनका उसको जन्म हुआ था बाबा साहब राय के भीमराव खिलाफ अम्बेडकर दर्ज के हुए। एक कानून पे लाके रहेंगे, एक कानून पे। 2012 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, सीबीआई जांच करी थी। जी मदन लाल जी बोलिए। और ये झूठ बोल रहे हैं सरेआम के साहब। ये 2019 में इन्होंने किताब कहाँ से ले ली? रूल ही उसके फरवरी 2020 में नोटिफाइड हुए हैं बर्ड्स एक्ट के। उसकी किताब ही जो है अगस्त 2020 में पहले कुछ सुना करिए। मैंने कहा 2000 से लेके हुआ था फरवरी 2023 तक मैं आंदोलन कर रहा हूँ। उन 2019 में कानून आया है, कानून आने के बाद जब किताब मिली है तो हम लोगों ने उसका गहन अध्ययन किया। 2020 में नोटिफाइड हुआ, बीच में मत खोला करो। बात सुना करिए, 2020 में नोटिफाई हुआ है, 2020 में नोटिफाई हुआ है। पूरी बात सुन लिया करिए ना मदन जी, अच्छी रहेगी तब बात करने में। अभय देव जी का ये भी बात सुन लिया करिए तब अच्छा रहेगा बात सुनने में। अभय देव जी का ये भी कहना है कि बर्ड्स एक्ट के तहत एक भी किसी व्यक्ति निवेशक को पैसा नहीं मिला है। बर्ड्स एक्ट के तहत दुनिया भर के लोगों को पैसा मिल रहा है और सबका मिलेगा। इस एक्ट के अलावा अन्य कोई उपचार नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस राजनांदगांव की बात कर रहे हैं वो बता दीजिए ना सर, एक भी हो अभी गिरफ्तारी हुई है, वो भी मध्य प्रदेश संरक्षण अधिनियम के तहत हुई है, करुणेश अवस्थी की भी।
एक भी बता दीजिए। लोगों को ठीक है, ना तो अखबार वाले उतना दिखाते हैं ना मीडिया वाले दिखाते हैं। कहने से नहीं होता, ये लोगों करने को से होता है। गलतफहमी जो है दिखता साहब। है वही बिकता है। बर्ड्स एक्ट मुरैना के की हमारी टीम ने पूरी मेहनत करी थी और गिरफ्तारी होकर उनकी सुनिश्चित हुई है। बर्ड्स एक्ट के मैं तहत कब कह रहा हूँ कि आपने मेहनत नहीं की, मैं तो कह रहा हूँ आपने मेहनत की है, लेकिन आपने मेहनत की है ठगों को देश में बचाने के लिए, उनको एक लंबा समय देने के लिए। अगर आपने ये मेहनत सही दिशा में कर ली होती तो अब तक देश ठगमुक्त बेईमान रहित बन चुका होता, बर्ड्स सुब्रत राय जेल के बर्ड्स शीशों के एक्ट के पीछे होता, तहत सर आप सबका साथ ही भुगतान नहीं दे होता। रहे हैं, आप आपने साथ ही नहीं मेहनत दे की रहे है, हैं। मैं आपकी आपकी मेहनत को रास्ते बुराई अलग, नहीं कर हमारे रहा, रास्ते लेकिन अलग, गलत साथ दिशा ही में नहीं दे ठीक रहे है। हैं। हमें दिल्ली अब जाना हमारे है और रास्ते ट्रेन चलने पकड़ेंगे की मथुरा चलने से के लिए बम्बई की, लागू तो ही नहीं दिल्ली है। नहीं जब जा देश के पाएंगे, लोग बम्बई सड़कों पे जाएंगे। निकलना चाहते हैं तो आप उनको बक्सर कानून सड़कों के पर रास्ते पे निकलना एक चलाना अलग चाहते बात हैं। है साहब, सड़कों एकमात्र पर हथियार निकलने लेके वाली आप भीड़ जीत को नहीं सही पाएंगे। दिशा देना दूसरी बात एकमात्र है। हथियार लेके आप जीत सड़कों नहीं पे तो पाएंगे। नक्सली निकले हुए हैं, इस देश बहुत में सारे बहुत लंबे ब्रह्मास्त्र समय से, रखिए, बहुत जम्मू सारे कश्मीर में ब्रह्मास्त्र। आतंकवादी निकले हुए थे, क्या उन्होंने चलो अब अपना मदन जी, लक्ष्य हासिल कर लिया? मदन जी, सड़कों पर निकलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मदन जी अभी सवाल है कि सड़कों पर निकली हुई भीड़ को सही दिशा देना, सुन उसको एक राष्ट्रभक्ति की ओर, काम की ओर लेकर के चलना। एक आज जिस कार्यक्रम के उद्देश्य से हम बैठे थे, देखिए बर्ड्स एक्ट के तहत मदन लाल आजाद जी लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से अभयदेव शुक्ल लड़ रहे हैं सड़कों पे, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि देश में एक अच्छा संदेश जाए कि किसी बड़े कार्यक्रम में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के मदन लाल आजाद को भी जाना चाहिए, और बर्ड्स एक्ट के तहत जो लड़ाई लड़ी जा रही है किसी बड़े कार्यक्रम में अभयदेव शुक्ल को भी जाना चाहिए, अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहे। तो मैं आमंत्रित करता हूं 29 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में जो नोएडा का कार्यक्रम हम लोगों ने डिसाइड किया है, पूरा देश वहां आ रहा है। आप भी सादर आमंत्रित हैं। करके दिखाइए, जी मदन लाल जी, करके दिखाइए। जी मदन लाल जी। ऐसा है राजपूत साहब, आपको पता है, सबको पता है, मेरे कार्यक्रम लगातार फिक्स हैं 23 मार्च तक। किसी भी अटेंडम कार्यक्रम में मैं उसी स्थिति में आ सकता हूं अरे जब सर कहीं आज का नहीं मेरा है, कोई आज नहीं है, कार्यक्रम लगभग 1 महीने का कार्यक्रम का शेड्यूल है। यार सुन लिया करो नेताजी, फिर आप बीच में 4-5 बोलने दिन का लगे। सुनने का साहस, धैर्य रखो। 4-5 दिन का कार्यक्रम है, एक दिन का समय निकालिए। आपका धैर्य संयम खत्म हो चुका है। 4-5 दिन का कार्यक्रम है मेरा। 29 का प्रयागराज में कार्यक्रम है और 30 को मुझे गोपालगंज पहुंचना है, 1 को छपरा, 2 को पटना, और फिर वहां सासाराम जाना है, और 6 और 7 में मुझे जो है झारखंड के 2-3 कार्यक्रम कौन डिस्ट्रिक्ट सा हैं अभय वहां जी, है। 8 और 9 में उड़ीसा हूं मैं। नहीं मेरा 10 में वापसी है दिल्ली को। अगर 10 तक अभय जी चलेगा तो मैं आ कार्यक्रम, जाऊंगा। अभय जी कार्यक्रम कौन सा या हवाई जहाज का व्यवस्था हो जाएगी, कोई नहीं, मेरा शिष्य कह देगा साहब हवाई जहाज की टिकट नहीं, की व्यवस्था करे दे रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा। अभय जी ये कार्यक्रम आने में क्या है? एक कार्यक्रम कौन सी तारीख से मैं है? तो प्रत्येक ठग का सर्वनाश करने के लिए 29 से अवतरित 5 हुआ के हूँ, बीच और में आप हमारा कहते हैं कार्यक्रम है कि सर। बुलाएगा तो 29 से शरीर नहीं आया तो मन से रहूंगा 29 वहां। से 5 के क्यों बीच में चिंता कर किसी रहे दिन हो? डिसाइड हो जाएगा। 29 से 5 के बीच में एक दिन अरे मैं समय आ जाऊंगा भाई, शरीर नहीं आऊंगा, मन से आ जाऊंगा। क्या हो गया? आपके लिए साथ रहूंगा अभय अगर देव आप जी, ठगों का विनाश करने के लिए रहोगे। अभय देव जी, मदन लाल आजाद को मैं लेकर आऊंगा नोएडा कार्यक्रम में। मैं फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम से आश्वस्त करता हूँ। मैं आ जाऊंगा साहब, देखिए मैंने हम कहा चाहते मना हैं किया मदन है? लाल आजाद ही नहीं, के खिलाफ इस लड़ाई है, मैं आ एक जाऊंगा। मदन लाल आजाद से ही नहीं पूरा देश पूरा होता है। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो अरे आंदोलन मदन कर लाल रहे हैं, आजाद देश के छोटे मालिक छोटे नहीं लोग यार, जो नेताजी आप छोटे समझते छोटे नहीं हो। संगठन जानो बना के देखो आंदोलन अपनी कर रहे हैं, जो माथे की देश आंखों भर से नहीं, के हृदय लोगों की का आंखों से पैसा देखो निकालने के लिए कि मदन विभिन्न लाल रणनीति आजाद बनाए कौन है। हैं, वो सब अपने लोग अहम उस को त्याग कार्यक्रम दो, में अहम सादर को नहीं आमंत्रित हैं। त्यागोगे तो अपने साथ साथ देश का नुकसान करोगे। अगर देश का, देश की जनता का भला चाहते हो तो अपने हृदय की आंखों को खोल कर देखिए मदन लाल आजाद कौन है। फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम से ऐलान करता हूं कि नोएडा का जो प्रोटेस्ट होगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का, उसमें बर्ड्स एक्ट के तहत जो लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद भी उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। फाइट फॉर राइट से मैं ऐलान करता हूं, फाइट फॉर राइट का एडिटर इन चीफ चरण सिंह राजपूत। मैं आ जाऊंगा, लेकिन 29 को नहीं आऊंगा। चरणजीत सिंह सर, इसको नहीं, किसी भी दिन आ जाऊंगा 29 से 5 के बीच में किसी भी एक दिन आऊंगा मैं, चरणजीत बिल्कुल आ सर, जाऊंगा, वादा करता हूं मैं। आपसे सर मैंने यही कहा मदन जी कि अगर संगठन अपने अपने निर्णय लेता होगा तो या तो अलायंस रहता है, तब आपसे इस विषय पे पूछा, आप ही नहीं संबंधित सारे संगठनों से, कि हाँ वो डेट कब रखी जाए। अगर वो संगठन इंडिविजुअल काम करता है तो संगठन की पूरी रणनीति और कार्यकारिणी होती है, वो डेट तय करती है और वो अपने कार्य पे काम करती मैं है। आ उसमें जाऊंगा, बोल किसका के डेट दिया, पड़ मैं आ गया, जाऊंगा, उसमें छोड़िए। किसका डेट पड़ गया है, इससे आ उसका जाऊंगा, कोई 29 मतलब को नहीं है। नहीं आऊंगा, लेकिन मदन लाल जी ने बोल दिया, मैं 2 और 5 के बीच में एक दिन आ जाऊंगा। 3 दिन को या आएंगे। 4 को रख लेना मेरा, मैं आ जाऊंगा सब। जी जी, तो आज कोई बात नहीं। मदन लाल आजाद और अभयदेव शुक्ल से बड़ी लंबी बातें हुई।
और आज डिसाइड हो चुका है मदन लाल आजाद नोएडा के कार्यक्रम में रहेंगे। तो मदन लाल आजाद जी, विजय शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के धन्यवाद आपका भी राजपूत, धन्यवाद बहुत बहुत बहुत। आभार, बहुत जय बहुत हिंद, आभार, जय बहुत भारत। बहुत अभिनंदन।